हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो एल्गी पढ़ेंगे वो है कोलियोकीट। कोलियोकीट की लगभग 10 जातियां पाई जाती हैं और ये सभी जातियां फ्रेश वाटर होती हैं। ये एक फिक्स्ड जीनस है जो कि बांधों के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर जो प्लांट्स उगते हैं, टाइफा है, ट्रापा है, निलंबिया है, लेमना है, ये जितने भी जलीय एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन पर अधिपादप के रूप में पाया जाता है। सो दिस इज फाउंड एज एपिफाइट ऑन एक्वेटिक प्लांट्स। कोलियोकीट नाइटिलेरम, नाइटेला में, और कारा जो कि एक खुद भी एक शैवाल है, उसकी कोशिकाओं के अंदर एंडोफिटिक कंडीशन में मिलता है। तो कोलियोकीट बाह्य पादप या अधिपादपी अवस्था में मिल सकता है, अंतःपादपी अवस्था में पाया जा सकता है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज़ कोलियोकीट की है वो है कोलियोकीट ऑर्बिकुलेसिस, जो कि कॉमनली इंडिया के अंदर पाई जाती है। नाउ लेट अस स्टडी द सिस्टमैटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू फ्रेश 1935। कोलियोकीट क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ऑर्डर कीटोफोरेल्स, फैमिली कोलियोकीटेसी एंड जीनस इज कोलियोकीट। अब कोलियोकीट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हेट्रोट्राइकस होता है और शाखित होता है। इसके अंदर दो तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं। पहला तो प्रोस्ट्रेट टाइप का सिस्टम और दूसरा इरेक्ट सिस्टम। सो दिस ए डायग्राम इज ऑफ प्रोस्ट्रेट सिस्टम। ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम है जो कि डिस्कॉइड फॉर्म होती है और थाली जैसी दिखाई देती है, जो कि कोलियोकीट स्कूटेटा के अंदर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि साइड के ब्रांचेस आपस में जोड़ करके ये एक थालीनुमा संरचना बना लेती है और एक मोटी पेरेन्काइमेटस डिस्क का निर्माण हो जाता है इसमें। और दूसरा जो इरेक्ट सिस्टम है वो कुशन फॉर्म में होता है, जो कि कोलियोकीट पल्विनेटा के अंदर पाया जाता है। और इसमें कई सारे जो फिलामेंट्स होते हैं या कई सारी सेल्स आपस में जुड़ करके एक हेमिस्फेरिकल कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और फिलामेंट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनके वो एंड टू एंड जुड़ी हुई होती हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल्स हैं वो थोड़ी दूर दूर हैं, बट इनके जो एंड्स हैं ये सब आपस में मिल जाते हैं और मिल करके ये जो ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं दे फॉर्म a cushion shaped structure. So this is about the external structure or how the koiliokit appears. Then if we see the structure of a cell, तो सेल कई सारी शेप्स की मिलती हैं। वो ट्रायंगुलर भी हो सकती हैं, वो पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, वो सिलिंड्रिकल भी हो सकती हैं, चतुर्भुजी, बहुभुजी या बेलनाकार हो सकती हैं। और हर कोशिका में एक केंद्रक होता है और पेराइटल लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक या उससे ज़्यादा पैरानॉइड्स होते हैं। अब आपको ये दिखाई दे रही हैं ये लंबी लंबी सेल्स। व्हाट आर दीज? दीज आर सीटी। इनको हम सीटा कहते हैं। क्या होता है कि थैलस की कुछ कोशिकाएं लंबी और शाखाहीन अनब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक हेयर्स या सीटा बनाते हैं और इनके आधार पर जिलेटिन का डिपोजिशन होता है यहाँ पर।
तो नीचे जिलेटिन का आवरण होता है और ऊपर की तरफ ये सेल्स सीटा बना लेते हैं। अब अगर हम कोलियोकिट की वृद्धि देखें तो इसकी एपिकल ग्रोथ होती है। तो जितनी भी प्रोस्टेट टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं उनमें तो मार्जिनल ग्रोथ होगी। ये जो मार्जिन वाली सेल्स होती हैं ये डिवाइड करती हैं, या मार्जिनल मेरिस्टेम जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, डिवाइड करती है, और उसकी जो डिस्क है उसके आकार में अभिवृद्धि हो जाती है। लेकिन जो इरेक्ट वाली स्पीशीज़ हैं उनके अंदर एपिकल सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करती हैं और ट्रांसवर्स डिवीजन करती हैं, और क्या होता है कि ये इरेक्ट सिस्टम में अभिवृद्धि हो जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ कोलियोकिट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसके अंदर दो विधि से होता है, एक तो जूस्पोर्स के द्वारा और दूसरा एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, चल बीजाणु, वो बीजाणु जो कि चल सकते हैं, दैट मीन्स दे नीड फ्लैजिला, whereas the एप्लेनोस्पोर्स आर डिवॉइड ऑफ फ्लैजिला, तो ये अचल बीजाणु कहलाते हैं। अब बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है? थैलस की जो हर सेल होती है उसके अंदर बीजाणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन अधिकतर जो सीमांत कोशिकाएं होती हैं, जो मार्जिन की सेल्स होती हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बिकॉज दे परफॉर्म द ग्रोथ ऑफ द कोलियोकिट as well as at the time of formation of gametes or the spores, they also divide and form zoospores. तो वो मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो जूस्पोर्स फॉर्म करती हैं। इन सेल्स को जिनके अंदर जूस्पोर्स बनते हैं उनको हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। when it is plural then they are called as zoosporangia, और अगर हम सिंगुलर टर्म में यूज़ करें तो वो वर्ड होगा जूस्पोरेंजियम। ये जो सेल्स होती हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है वो सीधे ही विदाउट अंडरगोइंग एनी डिवीजन, बिना किसी विभाजन के एक द्विकशाभिक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। बी डायग्राम में आप देखेंगे, these are the cells which form this is the term zoosporangium. Each zoosporangium will form a zoospore which is being liberated in this diagram, और ये बाहर निकलने के बाद में आप जूस्पोर को देख सकते हैं। दिस इज़ अ न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये दो फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। हर जूस्पोर एग शेप्ड होता है और उसमें दो कशाभिकाएँ होती हैं और एक बड़ा केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। लेटरल पोजीशन के अंदर इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन आई स्पॉट नहीं होता, और जूस्पोरेंजियम के टिप पर जो छेद होता है उससे ये बाहर निकल आते हैं। अब ये जो जूस्पोर्स हैं कुछ समय तक तैरते हैं, दे स्विम फॉर सम टाइम इन द वाटर, और आफ्टर दैट टाइम दे ड्रॉप देयर फ्लैजिला, कशाभिकाएँ विलुप्त हो जाती हैं और इनके चारों ओर एक पतली सी भित्ति स्रावित हो जाती है। सो आफ्टर बीइंग लिबरेटेड दे स्विम फॉर सम टाइम, they after a few hours of swimming they drop their flagella and form a thin covering around them. अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। पहला डिवीजन जो होता है, जो कि कोलियोकिट स्कूटेटा के अंदर देखा गया और कोलियोकिट पल्विनेटा के अंदर देखा गया, तो स्कूटेटा के अंदर पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन था,
जबकि पल्विनेटा में पहला डिवीजन जो था वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था। तो डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़ पहला डिवीजन कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्ध्य होता है या उदग्र विभाजन होता है, वो डिसाइड करता है। ऊपर वाली जो सेल होती है ये सीटा बना लेती है। आप देख सकते हैं ऊपर वाली सेल में ये ब्रिस्टल है, ये उसके नीचे की तरफ ये शीत बनी हुई है जिलेटिन की, और दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज सीटा। और जो नीचे वाली सेल होती है वो कई प्लेन्स में विभाजित होती है और डिस्क बना लेती है। दिस इज द बेसल फिलामेंट। तो ये कौन से स्पीशीज़ के अंदर, स्कूटेटा के अंदर ये जो डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है रिप्रोडक्शन का। उसके बाद अगर इरेक्ट स्पीशीज़ होती है उसमें जो नीचे वाली सेल है उससे लेटरल आउटग्रोथ्स होती हैं। प्रोस्टेट सिस्टम जो है उस पहले तो प्रोस्टेट ग्रोथ होगी, ये वाला डी वाला डायग्राम के हिसाब से डिवीजन होगा, और उसके बाद में जो मार्जिनल सेल्स हैं दे अंडरगो रैपिड सेल डिवीजन एंड फॉर्म द एरियल पार्ट। तो इरेक्ट सिस्टम इससे डेवलप हो जाता है। उसके बाद में एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स कब बनते हैं? जब पानी नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं, जो कि क्योंकि उनको प्रतिकूल परिस्थितियों को ओवरकम करना है तो क्या होगा, उनके चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है जिससे कि उनका जीव द्रव्य प्रिजर्व रह सके। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अंकुरित होते हैं और अंकुरित हो करके कोशिका विभाजन करते हैं और नए थैलस को जन्म देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कोलियोकीट में वो ऊगेमस टाइप का होता है, और पौधे मोनोइशियस होते हैं और डायोशियस दोनों तरह के होते हैं। जैसे कि कोलियोकीट पल्विनेटा के अंदर मोनोइशियस होता है या एक लिंगाश्रयी होता है। डायोशियस वो होता है कोलियोकीट स्कूटेटा के अंदर। तो उभयलिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी दोनों तरह की स्पीशीज इसके अंदर पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ये एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर एंथ्रीडियम दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन ऑफ एंथ्रीडियम। जो साइड की ब्रांचेस हैं उनके ऊपर एंथ्रीडियम बनता है और ऐसे ही किसी ब्रांच पर पास में ऊगोनियम बन जाता है। दिस इज द ऊगोनियम। कोलियोकीट पल्विनेटा और दूसरी मोनोइशियस स्पीशीज के अंदर जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं उनकी शीर्ष पे कोनिडियम एंथ्रीडियम मिलता है, और हर एक जो एंथ्रीडियम है वो लेटरल जो ब्रांच है, साइड की ब्रांच है, उसकी शीर्षस्थ कोशिका पर एक कलरलेस और कोन शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है। रंगहीन होगी और शंकु रूपी होगी, और एक सेप्टम के द्वारा, यहाँ एक सेप्टम बन जाता है, उस सेप्टम के द्वारा जो मदर प्लांट है या मात्र कोशिका है जिससे ये बनता है उससे इसका संबंध, दिस इज द मदर सेल। इस मदर सेल से इसका संबंध टूट जाता है एंथ्रीडियम का बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सेप्टम। अब क्या होता है कि नई जो कोशिका बनती है ये एंथ्रीडियम की तरह से काम करती है। हर कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो रूपांतरित हो जाता है, कायांतरित हो जाता है, और एक कलरलेस या ग्रीन, आइदर इट इज़ कलरलेस और इट इज़ ग्रीन, यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजेलेट
एंथ्रोजॉइड में परिवर्तित हो जाता है। सो फ्रॉम वन एंथ्रीडियम ओनली वन एंथ्रोजॉइड इज फॉर्म्ड, और एंथ्रीडियम की भित्ति टूटती है और ये एंथ्रोजॉइड है ये बाहर निकल आता है। उसी तरीके से दूसरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओगोनियम या कार्पोगोनियम कहलाती है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज अ फ्लास्क shaped structure having a long beak which is called as trichogyne. आप इस डायग्राम में डेवलपमेंट देख सकते हैं। ये एंथ्रीडियम था, एंथ्रीडियम ने बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड बनाया। यंग ओगोनियम है जो कि एंथ्रीडियल ब्रांच जो बनती है उसके पार्श्व में ऊर्ध्व तंतु में जो एपिकल सेल जो होती है, शीर्षस्थ कोशिका जो होती है, उसके नीचे जो कोशिका उपस्थित होती है, सब टर्मिनल सेल जो होती है, उस सेल से कई सारी शाखाओं के रूप में उत्पन्न होता है, जो कि बाद में लेटरल पोजीशन में आया हुआ प्रतीत होता है। इट बिकम्स लेटरल। ये यंग है, ऊपर बनी, उसके बाद में वो लेटरल पोजीशन में शिफ्ट हो गई क्योंकि उसके पास से दूसरी ब्रांचेस निकल गई। तो ओगोनियम लेटरल पोजीशन में दिखाई देता है, हालांकि ये एपिकल सेल के पास ही ये बनता है। और हर ओगोनियम फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसका नीचे का स्वोलन पोर्शन होता है, जिसके अंदर एक्सेल होती है और इसकी लंबी ट्राइकोगाइन होती है। अब क्या होता है कि इस ट्राइकोगाइन को हम ओगोनियल हेयर भी कहते हैं, और जो डिस्कॉइड स्पीशीज होती हैं उनके अंदर ओगोनिया भी और एंथ्रीडिया भी, ये दोनों मार्जिनल सेल्स से उत्पन्न होते हैं और मार्जिन पे लगे हुए दिखाई देते हैं। अब आता है बात फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? क्या होता है कि ट्राइकोगाइन जो है, ये ट्राइकोगाइन यहाँ से टूट जाती है, इसका जो ऊपर वाला भाग है वो टूट जाता है और एक पाथ मिल जाता है एंथ्रोजॉइड को। एंथ्रोजॉइड पानी में तैर ही रहे होते हैं, वो उनके जो मेल एंथ्रोजॉइड्स हैं उनके ये जो केंद्रक हैं वो पहुंच जाते हैं एग सेल के पास में, इस खुले हुए हिस्से से प्रवेश करके, और कुछ समय तक ये पड़ा रहता है एंथ्रोजॉइड का केंद्रक और एग सेल, और कुछ समय के बाद में इसमें संयोजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और oospore का निर्माण होता है। नाउ व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस? एक चीज़ और होती है कि जो ट्राइकोगाइन जब टूटती है तो ओगोनियम या कार्पोगोनियम के जो साइटोप्लाज्म होता है उससे एक कलरलेस सब्सटेंस जो होता है वो बाहर निकलता है, जो कि एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट्स करता है टुवर्ड्स ओगोनियम। और ये भी बात है कि ज़्यादा एंथ्रोजॉइड्स एंटर नहीं करते, सिर्फ एक एंथ्रोजॉइड ही एंटर कर पाता है। इमीडिएटली फ्यूज़ नहीं करेंगे मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, कुछ समय तक ऐसे पड़े रहेंगे, उसके बाद फ्यूज़ करेंगे। फिर क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि जब तक दोनों का साइज़, दोनों न्यूक्लियाई का साइज़ बराबर नहीं हो जाता तब तक वो फ्यूज़ नहीं करते। एंथ्रोजॉइड्स जो हैं उनका न्यूक्लियस का साइज़ छोटा होता है और ओगोनियम या एक्सेल की ओगोनियम के अंदर जो एक्सेल मौजूद है उसका न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता है। तो जब वो ओगोनियम में पहुंच जाता है एंथ्रोजॉइड का न्यूक्लियस, तो फिर वो अपने आकार में अभिवृद्धि करता है, और ये तब तक अभिवृद्धि करता है जब तक कि उसका साइज़ ओगोनियम के न्यूक्लियस के बराबर नहीं हो जाता। जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं देन ओनली दे फ्यूज़ एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड zygote. Now, the post fertilization changes या निषेचन के बाद में क्या परिवर्तन होते हैं?
फर्टिलाइजेशन के बाद जो नीचे का स्वलन पार्ट होता है वो एक सेप्टम के फॉर्मेशन के द्वारा ट्राइकोगाइन से अलग हो जाता है। यानी कि जो ट्राइकोगाइन वाला पोर्शन है, जहाँ पर वो नीचे के स्वलन पार्ट से जुड़ता है, वहाँ पे एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। और अब ये एक कंप्लीटली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बन जाती है फ्रॉम ऑल साइड एंड इट्स जाइगोट इज डिप्लॉयड होता है वो। अब क्या होता है कि ये इंक्रीज़ करता है साइज़ में और अपने चारों तरफ एक थिक वॉल से क्रिएट कर लेता है। अब इस जाइगोट जिस जगह लगा होता है उसके नीचे वाली जो सेल्स होती हैं वो एक जाइगोट के चारों तरफ वो वृद्धि करती हैं और जाइगोट के चारों तरफ एक स्यूडो पेरेन्काइमेटस लेयर का निर्माण कर लेती हैं। आभासी मृदुतिकीय आवरण बना लेती है जाइगोट के चारों तरफ। कौन सी सेल्स? जो कि अंडधानी के पास हैं और अंडधानी के नीचे उपस्थित हैं, वो लाल और भूरे रंग का स्यूडोपेरेन्काइमेटस आवरण बना लेती हैं जाइगोट के चारों तरफ, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज स्पर्मोकार्प। निषिक्तांड फलिका या इसको स्पर्मोकार्प कहते हैं। अब ये जो स्पर्मोकार्प है ये गिर जाती है पानी के अंदर, और उसके क्यों गिर जाती है? क्योंकि जो बेसल सेल्स है वो सेल्स डिजेनरेट हो जाती हैं। जब जाइगोट के नीचे वाली जो सेल्स हैं जिनके ऊपर वो टिका हुआ है, वो सेल्स जब डिजेनरेट हो जाती हैं तो ये पानी में गिर जाएगा और ये कुछ समय तक डोरमेंट अवस्था में पड़ा रहता है। दैट इज़ इट डज नॉट अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ डिवीजन। अब ये स्पर्मोकार्प जनरेट कैसे होती है? जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इस स्पर्मोकार्प के जो कंटेंट्स होते हैं वो फिर से ग्रीन हो जाते हैं। अभी तक तो इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल था वो यूज़ कर रहे थे, बिकॉज दे वर स्पर्मोकार्प वर इन डोरमेंट पीरियड। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये ग्रीन हो जाते हैं। दैट इज़ दे स्टार्ट सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स meiotically. First division of the zygote is by a transverse wall. पहला डिवीजन ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा होता है। वी कैन सी द डिवीजन. दिस इज एन एनवेलप अराउंड द zygote. First division is the transverse division, as a result of which two cells are formed. और उसके बाद जितने भी डिविजन्स होते हैं वो इसके 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप 8 to 32 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 8 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं, पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, और हर सेल एक बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर में परिवर्तित हो जाता है। ये जो प्रत्येक कोशिका है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर में परिवर्तित हो जाएगी, उसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। जूस्पोर्स स्पर्मोकार्प की वॉल के फटने से पानी के अंदर लिबरेट हो जाते हैं और फिर ये कुछ समय तक तैरते हैं, थोड़े समय तक तैरते हैं, एंड देन दे सेटल डाउन, इवेंचुअली डेवलप इनटू अ न्यू थैलस। और किसी भी सबस्ट्रेटम पर, किसी भी एक्वेटिक प्लांट पे, जो भी पानी जलीय पौधे वहाँ पे लगे हुए होते हैं उनके ऊपर पहुँच जाता है और वो जूस्पोर अपना फ्लैजिला ड्रॉप कर देता है और वहाँ पर उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और नया पौधा बना लेता है। इफ़ इट इज़ अ डिस्कॉइड फॉर्म देन डिस्कॉइड स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर इरेक्ट सिस्टम वाला है तो वो इरेक्ट सिस्टम डेवलप कर लेता है। नाउ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अब हम देखें कि कोलियोकीट का जो थैलस होता है, स्पोरोफाइट होता है, वो हैप्लॉइड होता है और इसके ऊपर वो मोनोशियस भी हो सकता है, वो डायोशियस भी हो सकता है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फिलामेंट पे, एक ही थैलस के ऊपर पाए जा सकते हैं। अलग अलग फिलामेंट्स होंगे, मेल फिलामेंट अलग हो सकता है, फीमेल फिलामेंट भी अलग हो सकता है, तो दोनों तरह की अवस्थाएं पाई जा सकती हैं। फीमेल फिलामेंट पे ओगोनियम, मेल फिलामेंट पे एंथ्रेडियम बनेगा, एग सेल और एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे और फिर ये एग सेल और एंथ्रोजॉइड, दिस इज द फीमेल फिलामेंट, दिस इज मेल फिलामेंट, ओगोनियम बना, एंथ्रेडियम बना, एग सेल बनी, एंथ्रोजॉइड बना, इनके बीच फ्यूजन हुआ और जाइगोट का निर्माण हो गया। फिर उसके चारों तरफ स्पर्मो वॉल बन गई, नीचे वाली सेल से और पास वाली सेल से सूडोपेरेन्काइमेटस मास इसके चारों तरफ आ गया। जाइगोट के तो स्पर्मोकार्प बन गया और इस स्पर्मोकार्प ये कैसा है, दिस इज 2n, इट इज रॉन्गली रिटन, इट इज 2n, द जाइगोट इज 2n। अब इसके अंदर ये उस्पोर बना लिया, इसमें मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, जूस्पोर्स बने जो कि अंकुरित होकर के इन्होंने नया कोलियोकीट बना लिया। सो दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एफिनिटी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसकी एफिनिटी देखें कोलियोकीट की, तो डिस्कॉइड थैलासिस के अंदर पाया जाता है कुछ स्पीशीज़ के अंदर, जो कि लिवरवर्ट्स जैसे कि रिक्सिया, उनके गैमेटोफाइट से रिजेंबल करता है। और एक साइंटिस्ट थे बोवर ने 1908 में जो स्पर्मोकार्प बनती है कोलियोकीट की, उसको एक बताया कि ये एक सिंपल प्रिमिटिव स्पोरोफाइट ऑफ अर्ली लैंड प्लांट्स है। उसके अलावा दूसरे साइंटिस्ट थे ग्राहम और विलकॉक्स ने 1983 के अंदर, उन्होंने ये बताया कि कोलियोकीट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेगमोप्लास्ट के कारण, सेल डिवीजन में जो फ्रेगमोप्लास्ट बनता है उसके कारण ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज और परऑक्सीसोम एंजाइम और पेरेन्काइमा, कुछ सेल्स के अंदर जो स्यूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कि इस ये बताया कि इनकी एफिनिटी जो है वो लैंड प्लांट्स से है। तो उन्होंने हम ये कह सकते हैं कि कोलियोकीट जो है वो लैंड प्लांट्स का एंसेस्टर है, यानी कि ये वो पौधा है जिससे कि लैंड प्लांट्स की उत्पत्ति हुई। सो बिकॉज ऑफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ इट्स एफिनिटी विद द लैंड प्लांट्स। और जो इसकी ओगोनियम है, कोलियोकीट की जो ओगोनियम है वो रोडोफाइसी की जो कार्पोगोनियम है उससे रिजेंबल करती है। पॉलीसाइफोनिया वगैरह में आप देखेंगे उसकी जो कार्पोगोनियम है उससे ये रिजेंबल करती है। तो एल्गा का जो विकास है उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि कोलियोकीट से रोडोफाइसी के मेंबर्स की उत्पत्ति हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कोलियोकीट। इसके बाद हम नई एक एल्गी लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय।